नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। क्वाड के बाद ब्रिक्स में भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को खुल के समर्थन जताया गया। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले के कड़े शब्दों में निंदा की गई है, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात को मजबूती से रखा गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या रहा खास, इस विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर मचे सियासी घमासान की भी। दिखाएंगे खबर बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य सत्र में रखी बात। अगले साल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में सभी विषयों पर करीबी सहयोग का जताया संकल्प। ब्रिक्स को बताया बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मचा घमासान। आरजेडी कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। कहा बिहार में हुए विकास कार्य से निराश विपक्ष कर रहा विरोध। संविधान पर रखे भरोसा, सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को करेगा सुनवाई। शताब्दी वर्ष में हर गांव हर घर तक पहुंचेगा संघ। आयोजित करेंगे करीब 1 लाख हिंदू सम्मेलन। लालच, जबरदस्ती और षड्यंत्र से धर्म परिवर्तन को बताया गलत। मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिए जाने की वकालत। जारी है श्री अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। 4 दिन में दर्शनार्थियों की संख्या 70,000 के पार। एलजी मनोज सिन्हा ने किया नुनवान बेस कैंप का दौरा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। देश के तमाम राज्यों में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश। बिलासपुर में कई इलाके डूबे। कोलकाता में शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में आज शिरकत की है। सम्मेलन ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं, 9 पार्टनर देश हैं और 8 आमंत्रित देश हैं, और इसके साथ साथ 7 वैश्विक संगठनों के प्रमुख भी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आउटरीच में पर्यावरण और COP30 वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है। इस सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा भारत के लिए क्लाइमेट जस्टिस कोई विकल्प नहीं, एक नैतिक कर्तव्य है। पृथ्वी का स्वास्थ्य और मनुष्य का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भविष्य को लेकर जो आत्मविश्वास विकसित देशों में है, वही आत्मबल इन देशों में भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इस बात का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कहा कि हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करने का काम किया जाएगा। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जिस तरह से भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 को व्यापकता मिली, ग्लोबल साउथ के विषयों को प्राथमिकता दिलाई गई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत ब्रिक्स को भी जन केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से ही आगे बढ़ाएगा। सत्रहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात कही है, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार को बहुत जरूरी बताया है। भारत सहित ब्रिक्स देशों ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर व्यवहारिक समाधान निकालने और उसे तेजी से जल्दी लागू करने की बात भी कही है। रियो घोषणा पत्र में राजनीतिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी ने विस्तारित ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने और ग्लोबल गवर्नेंस में समय सीमा के तहत बदलाव लाने की पुरजोर वकालत की है। ब्राजील में शुरू हुए ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। भारत के साथ ही बाकी देशों ने भी आतंकवाद और खासकर पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया।
पीएम मोदी ने इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर हमला बोलते हुए कहा, आतंक को शह और समर्थन देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कोई भी देश या संस्था इस खतरे से अलग नहीं रह सकता। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किया गया हमला कायरता की निशानी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता रहेगा और आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. The Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्रवाई के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी हो, जहां भी हो और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और जरूरी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने की मांग की। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया चारों ओर से दबाव महसूस कर रही है, विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, ऐसे में ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव स्वाभाविक है। पीएम ने सुझाव दिया कि खुद की व्यवस्थाओं में सुधार करने से हमारे बहुपक्षवाद के आह्वान को और अधिक विश्वसनीयता मिलेगी। ग्लोबल साउथ के देशों की ब्रिक्स के प्रति कुछ विशेष अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने में हम मिलकर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में शुरू की गई पहल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जिक्र किया और सुझाव दिया कि एक ब्रिक्स साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी बनाया जाना चाहिए, जिसका लाभ ग्लोबल साउथ के देशों को भी पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाते हुए इसकी सप्लाई चेन को भी सुरक्षित बनाने पर जोर दिया और कहा कि हमें देखना होगा कि कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में ना करे। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में चिंताओं के समाधान और इनोवेशन के प्रोत्साहन दोनों को समान प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर भी सहमति जताई गई और संयुक्त राष्ट्र सुधारों का जोरदार तरीके से समर्थन किया गया। ब्रिक्स ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के जरिए ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को और ताकत मिलनी चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन और रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को बड़ी भूमिका देने पर जोर दिया। He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank and the WTO must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश है और अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में दोहराया कि 20वीं सदी के वैश्विक संगठनों में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का अभाव है। सुधाकर दास और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज।
तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद रियो घोषणा पत्र को अडॉप्ट किया गया है। क्या कुछ बड़ी बातें, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से महत्वपूर्ण बातों का और जिक्र करते हैं। ब्रिक्स घोषणा पत्र 2025 की अगर बात की जाए तो इसमें बहुपक्षवाद को मजबूत करना और वैश्विक शासन में सुधार पे सबसे ज्यादा फोकस था। उस दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी। इसी तरीके से शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए मिलकर सहयोग करना है, उस कार्य योजना पे आगे बढ़ना है और वैश्विक संस्थाओं पे इस माध्यम से दबाव भी बनाना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार और वित्तीय सहयोग की मजबूती को स्थायी आधार देना है और उस दिशा में आगे बढ़ना ताकि आर्थिक सहयोग का लाभ हर एक देश को मिल सके, खासतौर से ग्लोबल साउथ को। जलवायु परिवर्तन के लिए सतत निष्पक्ष समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए एक दूसरे का सहयोग करना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा, ग्रीन एनर्जी के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। संप्रभुता, समानता, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलेपन, समावेशिता, इन तमाम विषयों पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। तो किस तरीके से मिलकर आगे काम करना है उसका एक खाका इस घोषणा पत्र में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। विश्व शांति की बात हो, निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था की बात हो या फिर बहुपक्षीय प्रणाली पर जोर देने की बात हो, इस पर भी एक राय बनी है, आम सहमति बनी और इस दिशा में मिलकर काम करना है और लगातार ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए प्रयास करते रहना है। सतत एवं समावेशी विकास के लिए भी मिलकर काम करने को लेकर लगातार सहमति बनी है। जलवायु वित्त हो या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर भी आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना है क्योंकि क्लाइमेट फंडिंग एक दूसरे के लिए करना जरूरी है या फिर जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे हासिल की जाए, उस दिशा में काम करना होगा। वैश्विक समस्याओं पर समावेशी और टिकाऊ समाधान जरूरी है। जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसके लिए ऐसा एक सुझाव समाधान हो जो कि अपने आप में स्थायी हो। इस प्रकार के समाधान की ओर आगे बढ़ने की ओर लगातार इस पर एक राय बनी है। तो ये अपने आप में घोषणा पत्र की बड़ी बात है और आतंकवाद को लेकर विशेष तौर पे कई बातों का जिक्र किया गया, उस पर हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के हर कृत्य को हर रूप में कड़ी तौर पे निंदा की गई है इस घोषणा पत्र में। ये अपने आप में भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सीमा पार आतंकवाद हो या आतंकी वित्त पोषण हो, ये रुकना चाहिए, इस बात की सहमति इस घोषणा पत्र में साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। सीमा पार आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें और भारत लगातार इन पे जोर वैश्विक मंच पे देता रहा है। आतंकियों के लिए कहीं ना हो सुरक्षित पनाहगाह, इस बात को भी भारत लगातार कहता है। कई देश अपने पॉलिटिकल टूल के तरीके से आतंकवाद के कृत्य को अपने तरीके से अपनाते हैं। आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता, जातीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसे किसी पहचान को अलग साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पर सहमति इस घोषणा पत्र में दिखाई पड़ी। आतंकी कामों में शामिल लोगों और उनको जो समर्थन करते हैं उन सभी की जवाबदेही जरूरी है और कानून के दायरे में लाया जाए, ये बात इस घोषणा पत्र में साफ तौर से कही और भारत का पुरजोर तरीके से वकालत थी, वो समर्थन यहां शब्दों में दिखाई पड़ रहा है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड पूरी तरीके से अस्वीकार है क्योंकि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप डबल स्टैंडर्ड अपनाएंगे तो निश्चित तौर से यह समस्या खत्म नहीं होगी। यूएन द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई होना जरूरी है और भारत लगातार ये बात कहता रहा है वैश्विक मंच पर अपने सहयोगी मित्र देशों से और ये बात इस घोषणा पत्र में भी दिखाई पड़ती है और ये भारत के पक्ष को आगे वैश्विक मंच पर ले जाने की ओर इशारा करती साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से आतंकवाद के साथ साथ दूसरा वैश्विक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था वैश्विक संस्थाओं में सुधार, यानी कि रिफॉर्म की जो बात लगातार की जा रही, भारत इसका पुरजोर वकालत करता है। उसके तहत क्या कुछ इस घोषणा पत्र में है? भारत और ब्राजील की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन ब्रिक्स देशों के इस घोषणा पत्र में साफ तौर से किया गया है। यह भारत के लिए वैश्विक समर्थन का एक बड़ा पैमाना या मापदंड कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार के लिए पूर्ण समर्थन ब्रिक्स देशों के इस घोषणा पत्र में दिखाई पड़ता है। रिफॉर्म किए जाएं और तय समय के तहत किए जाएं, इस बात का जिक्र दिखाई पड़ता है। यूएन होना चाहिए अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व वाला और प्रभावी कुशलता के साथ काम करने वाला। तो यानी कि आज की जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और प्रभावी तरीके से काम करे, ये बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। यूएन में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन जो डेवलपिंग नेशंस हैं या ग्लोबल साउथ के जो देश है उनको मिलना ही चाहिए। ये अपने आप में वैश्विक संस्थाओं में सुधार को लेकर इस ब्रिक्स घोषणा पत्र में बात कही गई है। ब्रिक्स देशों, अफ्रीकी देशों, एशिया के देशों या फिर लैटिन अमेरिकी देशों, इन सबको रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वैश्विक संस्थाओं में। इनकी आवाज को मंच मिलना चाहिए, बात को सुना जाना चाहिए। ये बात ब्रिक्स के घोषणा पत्र में साफ तौर से कही गई है। वैश्विक संस्थाओं में सुधार के तहत इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा गया। यूएनएससी में सुधार का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना है। ग्लोबल साउथ की आवाज को इतने बड़े मंच पे ले जाना ये जरूरी है, इसलिए इस रिफॉर्म की वकालत लगातार ब्रिक्स के माध्यम से
की गई है। तो ये अपने आप में घोषणा पत्र की तमाम वो बड़ी अहम बातें हैं जिसका एक तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, और किस प्रकार से वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म की बात हो, या फिर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात हो, या फिर आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हो, इस दिशा में इस घोषणा पत्र में तमाम महत्वपूर्ण वो बातें कही गई है जो भारत के पक्ष को वैश्विक मंच पे रखती हैं। इसी से हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी ब्रिक्स सम्मेलन, साझा लक्ष्य समग्र विकास, एक तरीके से ये थीम भी नजर आता है। और ऐसे में किस प्रकार से साझा लक्ष्य और समग्र विकास के माध्यम से ब्रिक्स देशों का जो सहयोग है आगे बढ़ेगा, इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर शशांक जो कि पूर्व विदेश सचिव है हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि घोषणा पत्र में तमाम बिंदुओं को हमने छुआ है, लेकिन आपके अनुभव और नजरिए से क्या वो बड़ी बातें आपको नजर आती हैं जो भारत के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज की वैश्विक चुनौतियों में भी के लिहाज से एक रास्ता दिखाई पड़ती है? शशांक जी। देखिए, जो मुद्दे ब्रिक्स समिट में उठाए गए हैं और भारत ने जिनको बहुत तेजी से समर्थन दिया है, वो सब वो हैं जो पहले से भी भारत हमेशा से कहता रहा है, लेकिन कई और मंचों पे उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। हमने देखा है कि जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ तो उसमें उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया। पहलगाम जो आतंकवादी हमला था, ब्रिक्स में इतने अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्वाड की मीटिंग में भी करा गया था, तो ये इस बात को दोहराया गया। तो बहुत बड़ी बात है कि आतंकवाद जो है इसको पूरे अच्छे साफ साफ तरीके से इसमें ब्रिक्स की समर्थन मिला है, बहुत आवश्यक था, और मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरी बात इस तरीके की है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसमें कि 20वीं सदी के इश्यूज के वजह से बनाया गया था और वो पिछले 20-25 साल से कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो खाली बैठा रहता है हर समय, पैसे बहुत खर्च होते हैं उस संस्था के ऊपर। तो इसलिए आवश्यक है कि जो विकासशील देश हैं उनको पूरे तरीके से वहाँ पर प्रेजेंस मिलनी चाहिए, और इसमें खास करके ब्रिक्स ने जो है भारत और ब्राजील का समर्थन किया है परमानेंट मेंबरशिप का सुरक्षा परिषद में, और दूसरा बाकी देशों का भी जो है उन्होंने कहा है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये भी। तीसरी बात ये भी है कि जो सर आपको रोकना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर उरुग्वे के राष्ट्रपति से इस वक्त मुलाकात की है, चर्चा की है। वो तस्वीरें हमारे पास इस वक्त आ चुकी हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, जो कि ब्राज़ील में सत्र में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और वहाँ पर उरुग्वे के राष्ट्रपति के साथ ये द्विपक्षीय मुलाकात। और ये एक मौका होता है जब वैश्विक मंच पे तमाम नेता जाते हैं तो एक तरीके से तमाम अन्य वैश्विक नेताओं के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका होता है, और ऐसे में उरुग्वे के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात निश्चित तौर से ये साइडलाइन मीटिंग लेकिन अपने आप में अहम होती है। दोस्ती के और तमाम अन्य पैमानों को आगे बढ़ाने के लिहाज से, दो देशों की आपसी समझ को विकसित करने के लिहाज से, दो नेताओं की आपसी बातचीत के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जो वैश्विक संपर्क के लिहाज से विदेश नीति में जो सबसे अहम बात होती है वो होती है संवाद, और संवाद की प्रक्रिया को स्थापित करना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग से या तस्वीरों से साफ झलकता है, जहां पे वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, जहां पे वो उरुग्वे के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हुए, ये तस्वीरें भारत और उरुग्वे के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम कही जा सकती हैं। और दो देशों के बीच में चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, राजनीतिक संबंध हों या फिर कूटनीतिक रिश्ते हों, कैसे उन सब तमाम विषयों पर तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ा जाए, सहयोग के नए दायरे खोले जाए, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक खाका खींचने का एक मौका होता है इस प्रकार की मुलाकातों का, और दोनों नेताओं की गर्मजोशी से शेक हैंड करना और प्रतिनिधिमंडल के तमाम जो लोग अन्य नेता मौजूद हैं उनसे मुलाकात। ये तस्वीरें इस बात के लिए साफ तौर से इशारा करती हैं कि दोनों देश सहयोग से आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आज और कल 2 दिन से प्रधानमंत्री रियो डी जेनेरो में मौजूद है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। हमने देखा कैसे कल भी एक सत्र में प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा, तो आज भी एक और सत्र में प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा, जो जलवायु, इसके अलावा COP30 और ग्लोबल स्वास्थ्य को लेकर जो विषय था, और किस तरह से ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनमें कैसे निपटा जाए, उसमें एक समाधान की ओर प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है। और इसके इतर मेल मुलाकातों का ये दौर, जहां पर उरुग्वे के
राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें। ब्राज़ील दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं और चौथे देश के पड़ाव के तौर पर इस वक्त उनकी मौजूदगी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में है, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत उरुग्वे के राष्ट्रपति से उनकी ये मुलाकात। तो ब्राज़ील से ये तस्वीरें, हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शशांक जी, आप अपनी बात पूरी करें। जब मैंने आपको रोका तो उस वक्त ये तस्वीरें अहम आ रही थी हमारे सामने। जी, सही बात है। तो जी, तीसरी बात मैं कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है, क्योंकि COP 30 की मुलाकात भी अभी ब्राजील में होनी है और फिर उसके बाद में जो है भारत को भी इसमें अहम भूमिका आगे के लिए दी गई है। और भारत जो है चूंकि पहले से भी काफी समर्थन करता रहा है क्लाइमेट के मुद्दे पर, और बहुपक्षीय जो मल्टीलैटरल जो अप्रोचेस होती हैं उसके बारे में भारत हमेशा से करता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। फाइनली हम ये भी कहेंगे, आतंकवाद के मुद्दे पर जिस प्रकार से हमने देखा है कि कई मंचों पर जी, आतंकवादी को जो समर्थन करने वाले हैं उनको और भारत को जो आतंकवाद के पीड़ित है एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो भारत ने जो है हमेशा से ये मुद्दा उठाया है कि इसमें किसी प्रकार से भी इसमें उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, और चाहे कोई भी वजह हो पूरे तरीके से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। और जो भी देश इस तरीके का उसके खिलाफ है उनको बताना चाहिए कि वो जो है जो भी उनके कहा जा सकता है कि वित्तीय पोषण ना करें और भी किसी तरह से समर्थन ना करें। तो जो भी कुछ किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपको लगता है कि घोषणा पत्र के आधार पर कौन से ऐसे प्रमुख मसले हैं जो आज की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से ब्रिक्स को एक रेलेवेंस ग्रुप के तौर पर दिखाते हैं और इसके द्वारा दिखाया गया रास्ता या कोऑपरेशन की कही गई बात एक भविष्य की ओर ले जाने का रास्ता दिखाती है? जी आर्यन जी, मुझे लगता है कि तमाम जो मुद्दे उठाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ब्रिक्स में, वो सभी बहुत रेलेवेंट हैं और सभी एक बहुत सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे इंगित करते हैं कि अगले साल जब ब्रिक्स की समिट होगी भारत में, तो भारत क्या करने वाला है। पहली चीज, आतंकवाद पे SCO में जो बातें हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग से उठकर चले आए, उसका सीधा प्रभाव ब्रिक्स की समिट में दिखा। और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पे, बहुत ही कड़ाई से इस बात को कहा कि आतंकवाद के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पे उन्होंने जोर डाला। पहला, किसी भी शेप, किसी भी साइज, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, चीन पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने स्वार्थी हितों के लिए आतंकवाद को कभी समर्थन करे और कभी ना करे, ये अब स्वीकार नहीं होगा। और तीसरी चीज की आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को, चाहे टेरर फाइनेंस जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, या फिर उनको अगर सैंक्शन भी लगाना हो तो हम ब्रिक्स के देशों को सैंक्शन लगाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी चीज बहुत साफ है कि भारत की और ब्राजील की जो संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो सदस्यता है, उसका ज्वाइंट कम्युनिके में आना चीन के होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी बात है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि अगले 5 सालों में क्या होने, अगले आने वाले समय में ये एक रियलिटी बनने जा रहा है। तीसरी चीज जो है, मुझे लगती है कि ग्लोबल साउथ के इंस्टीट्यूशंस, जो ग्लोबल साउथ का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स ही है, ये बात कहना अपने संबोधन में कि 20वीं शताब्दी के संगठन 21वीं शताब्दी की जो रियलिटी है, जो दुनिया जैसे चल रही है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसको बदलना पड़ेगा। इस बात से भी ब्रिक्स की और ग्लोबल साउथ की जो एजेंसी है, उसका जो योगदान होना चाहिए, उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, उस पर बहुत ही मुझे लगता है स्पष्ट सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने जोर डाला जी। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स जो काम कर सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जस्टिस है, या टैरिफ, ट्रंप के बारे में भी और टैरिफ के बारे में भी बातें साइडलाइन में बहुत ज्यादा हुई। तो मुझे लगता है कि ये 5 मुद्दे हैं कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश इन चीजों से भी जूझ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो या एक मुक्त अर्थव्यवस्था हो अंतर्राष्ट्रीय, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे वापस पटरी पे लाया जाए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं शशांक जी, क्योंकि क्वाड के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी हमने देखा कि आतंकवाद के मसले पर भारत के पक्ष को एक मजबूत समर्थन दिखाई पड़ा। उसके बाद अब ब्रिक्स के मंच से ये समर्थन दिखाई पड़ना और संयुक्त घोषणा पत्र में तमाम बातों का जिक्र होना, पहलगांव आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा होना, क्या भारत के द्वारा वैश्विक मंचों पर या विश्व के तमाम
मित्र देशों के साथ करी जा रहे संवाद का ही एक असर है कि अब लोग बेहतरी से इस बात को समझ रहे हैं? जब हम सबूत रखते हैं, बात रखते हैं, अब वो दुनिया समझ रही है? मुझको ऐसा लगता है कि शुरू शुरू में कुछ इस तरीके से रहा कि जो भारत का पक्ष पूरे तरीके से समझा नहीं गया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ये बताने की कोशिश करी कि दो न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं और अगर उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से वो दो न्यूक्लियर नेशंस कहाँ से लेकर आ गए हैं, मसला ये था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवादियों ने जिस तरीके से बेशर्मी के साथ में पहलगाम में हमले किए, उसका पूरे तरीके से निंदा की जानी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो बीच में पाकिस्तान ने जिस तरह कन्फ्यूजन पैदा किया था हर जगह पर, उसको ठीक किया गया है। और जो हमारे ख्याल से शुरुआत हुई है, जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने अभी कहा है कि जो राजनाथ सिंह जी गए थे चीन में एससीओ की मीटिंग में, तो उन्होंने साफ साफ तरीके से अपना पक्ष रखा। तो अब वो जो है उससे उसकी वजह से, और हमारे जयशंकर जी ने क्वाड की मीटिंग में और प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की मीटिंग में रखा है, तो पूरे तरीके से ये बात साफ हो चुकी है कि इसमें आतंकवाद के मुद्दे पर किसी तरीके से भी कोई दो मुहा टाइप का जो है वो इशू नहीं देखा जाएगा। और अभी हाल में देखा गया है कि जो पाकिस्तान के कुछ पुराने आतंकवादी थे भी, जिन्होंने 2008 में आतंकवाद के उसमें करा था, तो अभी कोर्ट के अंदर भी उनका मसला निकल कर आया है। उन्होंने बात मान ली है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की तरफ से वो इस तरह का आतंकवाद भारत में फैला रहे थे। जी शशांक जी, क्योंकि आपको बहुत लंबा अनुभव रहा है, विदेश नीति को बहुत करीबी से आपने समझा है, देखा है और तमाम महत्वपूर्ण काम आपने किए हैं, कितना अंतर और असर पड़ता है? क्योंकि एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पे तो ब्रिक्स नहीं है, एक ग्रुप है, खासतौर से विकासशील देशों के लिहाज से अगर बात की जाए, जब इस प्रकार का एक साझी बात निकल के आती है, वक्तव्य निकल के आता है, एक प्रेशर बनता है और क्या एक अंतर आता है? देखिए, असल में इतने तरह के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स बने हुए इंटर रीजनल लेवल्स पर, जैसे G7 है, उसमें खाली विकसित देश वहाँ पे अपना पक्ष रखते हैं और बीच में एक दिन उन्होंने रख रखा आउटरीच के लिए, जो विकासशील देशों को भी, जो तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्तियाँ हैं, उनको बुला लेते हैं। G20 है, उसमें दोनों तरह के देश हैं, लेकिन उसमें अभी हमने भारत में जब उसका समिट हुआ था तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी उसमें पूरे तरीके से ग्लोबल साउथ की तरफ से उसमें रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था। लेकिन वो भी एक तरीके से डायलॉग फोरम ही है, उसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन ब्रिक्स में जो है इस तरह की बातें हैं, वो दो पक्ष हैं। एक तो है इप्सा का, जिसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, 3 उभरती हुई आर्थिक शक्तियां और डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दूसरी तरफ है रूस, चीन, जो कि जिनके अपने मुद्दे हैं विकसित देशों के साथ में, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, तो इसमें दोनों मिलके आ जाते हैं। तो इसमें मैं जिस तरीके से आपने देखा है कि जो पक्ष रखे गए हैं, उसमें भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका और जो ग्लोबल साउथ के पक्ष हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से, सीधे सीधे तरीके से माने गए हैं और रूस और चीन को भी उन बातों को मानना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से ये असर होगा कि जो और वेस्ट के देश हैं, पश्चिम के देश हैं, उनको भी थोड़ा सा ये लगेगा कि देखिए, ये रूस और चीन का ग्रुप नहीं है खाली, ये कजान वाली मीटिंग का मसला नहीं है, ये मीटिंग हुई है इस तरीके से, प्रैक्टिकल टाइप के डिसीजंस लिए गए हैं और इसमें जो है जो प्रैक्टिकल हम बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनकी भी जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरे तरीके से उसको फुलफिल करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि रहेगी ब्रिक्स समिट की। बिल्कुल। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपको लगता है कि रिफॉर्म के मसले को लेकर जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा जोर है, एक तरीके से थीम ही रखा गया था, ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे मजबूती के साथ उसको सुधारने की ज़रूरत है, उस दिशा में एक कुछ बदलाव की सुगबुगाहट की ओर हम देख सकते हैं कि जो मौजूदा वैश्विक संस्थाएं हैं कम से कम ग्लोबल साउथ के मसलों को समझें, उनके कंसर्न्स को समझें, उसके बेसिस पे आगे वो फैसला भी लें? देखिए आर्यन जी, पश्चिम के देश G7 हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, तमाम ये जो विकसित देश हैं उनको अब ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगी है कि विकासशील जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो अब 1970 और 80 के दशक के नॉन अलाइंड कंट्रीज नहीं है। अब ये राइजिंग पावर्स हैं, बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें भारत का भी रोल है, ब्राजील का भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रूस भी है जो ग्लोबल साउथ के साथ आ चुका है। तो उनको ये मालूम है कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं और एक कलेक्टिव वॉइस के तौर पे जो सामने आ रही हैं, इनको बहुत दिन तक दबाए रखना मुश्किल है। और जैसे जैसे भारत, चीन आर्थिक शक्ति के तौर पे, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूएई, तमाम जो देश हैं जो ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं,
ये जैसे जैसे इन बातों को बार बार संवाद के तौर पे अपने जॉइंट कम्युनिके में, डिक्लेरेशंस में कहते जाएंगे, इस बात को लेजिटिमेसी, ग्लोबल लेजिटिमेसी, यूनिवर्सल लेजिटिमेसी मिलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, अब इन संस्थानों का बदलना जरूरी है, यूनाइटेड नेशंस का बदलना जरूरी है। तो अब ये सिर्फ कोरी नॉन अलाइनमेंट वाले समय की जैसी बातें नहीं है, अब ये इन बातों में दम है, क्योंकि ये जो देश हैं ब्रिक्स के, इनमें इनकी आर्थिक शक्ति है, इनकी सामरिक शक्ति है, इनकी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और साफ तौर पे दिखता है कैसे ब्रिक्स की सदस्यता, दुनिया के तमाम देश वो जो है लाइन में लगे हुए हैं कि ब्रिक्स सदस्य बन जाए। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अब जो बातें ब्रिक्स के ज्वाइंट कम्युनिकेज में सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है हमारे साथ बने रही। कुछ और तस्वीरें भी हमारे साथ ब्राज़ील से हमारे पास आ रही हैं, उसका जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच सेशन में क्लाइमेट जस्टिस और ग्लोबल हेल्थ पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट जस्टिस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। भारत ने मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किए हैं। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बावजूद पेरिस समझौते के लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसे आंकड़ों में मापते हैं, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति को भारत संस्कारों में जीता है। वहीं उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पर कहा है कि पृथ्वी और मानव दोनों के स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड की महामारी ने सिखाया कि वायरस वीज़ा लेकर नहीं, बल्कि समाधान के पासपोर्ट देखकर नहीं चुने जाते हैं। इसलिए मानवता को प्राथमिकता देना जरूरी है। भारत ने आयुष्मान भारत जैसे अभियान स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। भारत स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। तो ये प्रधानमंत्री ने एक तरीके से जो जिक्र किया आज के सत्र में, महत्वपूर्ण बातों को रखा, उसका हमने एक तरीके से आपके सामने रखा, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर COP30 को लेकर यह सत्र था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से बात रखी और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र जो प्रधानमंत्री ने उसमें किया था। इसी के साथ साथ बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अब से कुछ देर पहले हुई है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात, अपने आप में बोलीविया के राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री की मुलाकात और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे पास लगातार आ रही। दो खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। मिस्टर शशांक जी हमारे साथ में, पूर्व विदेश सचिव, प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। शशांक जी, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर भी हम बात करें, लेकिन लगातार द्विपक्षीय बैठकों की तस्वीरें भी आ रही हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि कितना एक बढ़िया एक मौका होता है देशों के साथ में संवाद स्थापित करके विदेश नीति को और बेहतरी से आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रकार का जो हम तस्वीरें देख रहे हैं। शशांक जी, देखिए, जिस तरीके से द्विपक्षीय मुलाकातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी खास करके आपने दिखाया उरुग्वे और बोलीविया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में, तो ऐसा लगता है कि जो दक्षिण अमेरिका के देश जो काफी दूर माने जाते हैं, तो इस बार ना कि खाली प्रधानमंत्री जी वहां विजिट करने गए हैं, बहुत देशों को उन्होंने विजिट किया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, ट्रिनिडाद टोबैगो हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसका मौका लेकर जितने भी वहाँ के बड़े नेता वहाँ आए हुए हैं मीटिंग में, सबके साथ में मुलाकात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत बड़ी बात है ग्लोबल साउथ के लिए, तो उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को तो मिला लिया है G20 में, तो मुझे जरूर इसमें ये मानने की बात है कि ये लैटिन अमेरिका भी कह रहा होगा कि हमको भी जो किसी तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमें पूरे तरीके से आपके ऊपर विश्वास है। जिस तरीके से खास करके प्रधानमंत्री ने जो वैश्विक हेल्थ के बारे में बात करी, स्वास्थ्य के बारे में, तो जो कोविड के टाइम पर जो है जो हमने वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम चलाया था, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, सब जगह के देशों को पूरे तरीके से वहाँ पे उनको पूरे तरीके से समर्थन दिया गया, उनको सहायता पहुंचाई गई, और वो बहुत बड़ी बात थी। जबकि भारत के खुद के अंदर इस तरह की बातें चल रही थी कि क्यों हम और देशों को देखभाल कर रहे हैं, अपने लोगों क्यों नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी भी देखभाल करी और बाकी देशों की भी देखभाल करी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है इतना असर हो गया है कि चाहे लैटिन अमेरिका के देश बहुत दूर हों साउथ अमेरिका के,
लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो सब लोग बहुत उत्साह के साथ में बिल्कुल सर, जो उनसे बात मिलने आप आ कह रहे हैं। हैं उसको इस तरह से भी रख सकते हैं कि देश में भी लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी से, और अपेक्षा विदेश के लोग भी करते हैं कि साहब आप हैं तो ये संभव हो सकता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान क्यों मचा हुआ है, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर बिहार से। बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर वहां पर सियासी जो घमासान है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करने की कोशिश की है तो 9 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की बात भी कही है। इस बीच चुनाव आयोग ने फिर से स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा है कि आयोग के काम का विरोध करने का विपक्ष के पास कोई भी आधार नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव ने बिहार में कराए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग करते हुए 9 तारीख को राहुल गांधी के साथ मिलकर चक्का जाम करने की घोषणा की। उन्होंने चुनाव आयोग पर भ्रमित होने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा सहित अन्य एनडीए दलों के नेता पुनरीक्षण का समर्थन करते हुए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से हटाने की बात कर रहे हैं। कि राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे
और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा, जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा, उसको धरती पर नहीं बचा। फर्जी तरीके से जो जनादेश हासिल करने का आरजेडी का 90 से 2005 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इस देश में अब संभव नहीं है। लोकतंत्र सबल हुआ है और इस तरह के गैर जरूरी जो बयान है और अनावश्यक है तौबा मचाने वाले बयानों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के खिलाफ विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि बिहार में हुए विकास कार्य से विपक्ष में निराशा दिख रही है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। विकास बिहार के अंदर अपनी चरम पर है। आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ, तो ये सब फ्रस्ट्रेशन पे हार सामने दिख रही है, तो कुछ कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन SIR को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से कोई एक दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी BLO को प्रपत्र के साथ देना है। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सरकारी स्तर पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हाउस टू हाउस सर्वेक्षण 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक होगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक निर्धारित की गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। इस दौरान बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने की बात कही है, जिन्होंने 2019 के बाद अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। देश भर में ऐसे 345 राजनीतिक दल हैं, उनमें बिहार के 17 राजनीतिक दल भी शामिल हैं। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन 17 पार्टियों को 15 जुलाई तक अपना तथ्यात्मक पक्ष पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि हर गांव हर घर तक पहुंचेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या है पूरा कार्यक्रम, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cashew. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। क्यों? किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुनो,
एक अच्छी इंश्योरेंस अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद समाचारों में आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बात करें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन था। ब्रिक्स को लेकर तमाम खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, इस पर हमने चर्चा भी की। प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों का तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस खबर और उसके तस्वीर के तमाम मायनों से भी हमने आपको रूबरू कराया। तो ये अपने आप में इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब अगली खबर लेते हैं जो कि RSS से जुड़ी हुई है। अपने शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किन कार्यक्रमों के जरिए देश के आम लोगों तक पहुंचेगा, इसकी जानकारी साझा करने के लिए आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। संघ शताब्दी वर्ष में देश भर के करीब 1 लाख हिंदू सम्मेलनों का आयोजन करेगा। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आमवेकर ने कहा कि देश की तरक्की से आम लोगों को विकास में फायदा मिल रहा है, तो मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में शामिल करने की बात भी संघ के द्वारा फिर से कही गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इसके मद्देनजर संघ देश भर में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए सम्मेलनों का आयोजन करेगा। शताब्दी वर्ष में देश भर में करीब 1 लाख हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक में संघ के कार्य विस्तार और राज्यों में प्रचारकों के अनुभवों पर चर्चा की गई। बैठक में मणिपुर के स्वयंसेवकों द्वारा शांति को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा हुई। संघ का मानना है कि मणिपुर के हालात में सुधार हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक थोड़ी शांति आने लगी है, शुरुआत हुई है शांति की, और धीरे धीरे जो हमारी दृष्टि से जो दोनों तरफ संवाद हो रहा है, तो धीरे धीरे रास्ते निकलेंगे इससे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि देश प्रगति कर रहा है और आम लोग उस प्रगति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देश में नक्सल समस्या से निपटने में मिली सफलता पर RSS ने कहा कि यह अच्छी बात है कि नक्सलवाद के हिंसात्मक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। RSS ने कहा है कि महाराष्ट्र में सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। संघ ने मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिए जाने की वकालत की है। संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा को लेकर एक सवाल के उत्तर में बताया गया कि देश में हुई घटनाओं, समाज में मौजूद स्थिति और अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। संघ को समाज के विभिन्न वर्गों में ऑपरेशन सिंदूर के प्रति उत्साह के बारे में फीडबैक मिला है। कांग्रेस पार्टी के संघ पर बैन लगाने के हाल के बयान से जुड़े एक सवाल के उत्तर में संघ ने साफ कहा है कि पहले भी बैन लगाया गया था, लेकिन उसे वापस लेना पड़ा था। दिल्ली से DD न्यूज के लिए शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर क्या है बड़ी खबर। विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cashews. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं
सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आज पूर्वोत्तर जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के सहयोग से तैयार की गई है। पहले की 103 जिलों की तुलना में इस बार 121 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 85% जिलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। फ्रंट रनर जिलों की संख्या भी 62% से बढ़कर 85% हो गई है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। मिजोरम का हयानथियाल जिला पूरे क्षेत्र में शीर्ष पर रहा है। सिक्किम और त्रिपुरा ने संतुलित और स्थायी प्रदर्शन दिखाया है, जबकि नागालैंड के 3 जिले शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं। यह सूचकांक पूर्वोत्तर में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। रिपोर्ट पूर्वोत्तर के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की दिशा में हो रहे बदलावों पर नजर रखने और भविष्य की नीतियां तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। The northeastern region holds a distinct place in India's development story. As CEO has noted, this second edition shows that 85% of these districts fall within the front runner category, a notable improvement from the 62% in the first edition. The performance at the district level may obscure the possibility of bigger wins. So I think operating at all levels is really where the states themselves, Ministry Donor and Niti Aayog. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और वित्तीय दक्षता को दुरुस्त करने के विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घरेलू उपकरणों के प्रदर्शन के हमारे स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग की जिक्र एक तरीके से उन्होंने किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर जल्दी जल्दी में क्या है खास बताएंगे आपको हम। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान यदि है आपको टीबी के
बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर, जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में इनामी नक्सली सोढ़ी कन्ना को ढेर कर दिया। सोढ़ी कन्ना पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के समस्तीपुर में रेलवे से संबंधित कई कार्यों का शिलान्यास किया। शिलान्यास किए गए कार्यों में कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य और समपार फाटक संख्या 59C पर करीब 14 करोड़ की लागत से बनने वाली भूमिगत मार्ग के निर्माण कार्य भी शामिल है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के उनके प्रयासों में उन्हें और उनकी टीम को निरंतर सफलता की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिक्की की ओर से आयोजित 11वें मक्का शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि एक कृषि एक टीम के सिद्धांत के तहत एक राष्ट्रीय टीम बनाई जाने की आवश्यकता है, ताकि हम कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास कर सकें। देवभूमि उत्तराखंड में यात्रियों को सस्ती और सुचारू यातायात सुविधा देने के उद्देश्य से टेम्पो ट्रेवलर की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल के लिए टेम्पो ट्रेवलर को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन सचिवों की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानकों पर विकसित करने के लिए ठोस समन्वित स्ट्रेटजी अपनाने पर जोर दिया। गोवा की सरकार ने चिकलकालो त्योहार को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। ये त्योहार मार्सेल में मनाया जाने वाला एक अनोखा मानसून उत्सव है, जो कि हर साल आषाढ़ के 11वें दिन मार्सेल की देवकी कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है। गोवा की इस विशिष्टता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचते हैं। न्यूज़